नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में तो कर्नाटक चुनाव से बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा कोई है नहीं। हम जैसे समाज पर बोलने वाले लोगों के लिए यही सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि कर्नाटक में क्या हो रहा है। लेकिन कांग्रेस के भरपूर प्रयासों से वहां पर चुनाव अब एक तरफा होता हुआ प्रतीत हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी, जिसके लिए वहां बहुत संघर्ष करने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके वजह से भारतीय जनता पार्टी के सारे शीर्ष नेतृत्व मतलब मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, फायर ब्रांड आसाम के मुख्यमंत्री से लेकर के सॉफ्ट स्पोकन गोवा के मुख्यमंत्री, मतलब कहा जाता ना एड़ी चोटी का जोड़ भाजपा लगाने पर मजबूर हो गई थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में बजरंगबली को लेकर के अब यह चुनाव बजरंगबली के हाथ में दे दिया है और बजरंगबली किसके साथ है यह बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने इसको महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं बनाया। पिछले कुछ दिनों से अरविंद केजरीवाल के ड्रामे का खुलासा हो रहा है। 45 करोड़ रुपया पर जो लोग आश्चर्य कर रहे थे उनको झटका लगेगा जब आज अजय माकन ने 171 करोड़ का एक बिल दिया है कि अभी ये भी अनुमानित है, हो सकता है ये मामला इससे भी बड़ा हो। मैं इतनी बड़ी मुद्दे को महत्वपूर्ण मुद्दा इसलिए नहीं बनाया क्योंकि शुरू से ही मैं ये जानता था कि अरविंद केजरीवाल जैसा डरामेबाज आदमी के डरामे के अलावा और जो कुछ नहीं करता है, तो मैं अरविंद केजरीवाल को महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बनाऊं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल मेरे लिए महत्वपूर्ण है ही नहीं है। मैं पहला ऐसा शख्स हूं, जो लोग मेरे को सोशल मीडिया पर देख रहे हैं या जिस प्लेटफॉर्म पर मैं सोशल नेटवर्किंग साइट पर उपलब्ध हूं, आज तक हमने कभी अरविंद केजरीवाल की तारीफ नहीं की, उसको सही नहीं बताया। उसने 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी, मैं पहला आदमी था जिसने उसका विरोध किया था। कई लोगों ने कहा था कि भाई आपकी तो बिजली 200 से ऊपर आती है तो आप क्यों करेंगे। फिर उसने 300 लीटर पानी बोला, मैं बोला नहीं, ये भी गलत बात है। खैर, अब वो लोग जिन लोगों को मुफ्त में मिल रहा है उन लोगों को भी समझ आने लगा है कि यह गलत और जालसाजी है। केजरीवाल मेरे लिए कभी महत्वपूर्ण नहीं थे क्योंकि यह ड्रामे का सबसे विभत्स रूप है, घिनौना रूप है, अश्लील चित्रण है। मैं ऐसे आदमी को अपना मुद्दा में क्यों शामिल करूं। मैं ऐसे हल्के मुद्दों पर बात नहीं रखता हूं, इसीलिए केजरीवाल भी महत्वपूर्ण मेरे लिए नहीं है। मित्रों, और कई मुद्दे हैं, लेकिन मैंने जो मुद्दा आज बनाया है, जिस पर आपका आशीर्वाद चाहता हूं, वह मुद्दा है तेरा आतंकी मेरा आतंकी। मित्रों, मैं बहुत चिंतित रहता हूं। कई बार कई लोगों से पूछा, पत्रकारों से पूछा, नेताओं से पूछा, सामाजिक कार्यकर्ताओं से पूछा, आज तक सही जवाब मुझे नहीं मिला। मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता हूं कि कृपया आप जरूर उचित मार्गदर्शन करें, मुझे बताएं कि असल वजह क्या है। वजह है, अभी हाल ही के दिनों में 2-3 बड़े इनकाउंटर हुए हैं। कुछ हादसे हुए हैं, कुछ हत्याएं हुई हैं, कुछ हमले हुए हैं। मैं नाम रख रहा हूं। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की सरकार जब से आई है तब से वहां के सारे आतंकी मस्तान गुंडा पनाह मांग रहे हैं। या तो वो बिल्कुल रास्ते पे आ गए हैं या रसातल में चले गए हैं। भरी विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने जो घोषणा किया था कि मैं आतंकियों को मिट्टी में मिला दूंगा, उन सबको मिट्टी में मिलाने के कार्यक्रम पूरी इत्मीनान, ईमानदारी और तमन्ना से हो रहा है। योगी आदित्यनाथ पर जो लोग अतीक अहमद को गोली मारने के लिए लालन मनात भेजते थे, मुस्लिम विरोधी और कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे, उनमें से किसी ने टिल्लू ताजपुरिया के इनकाउंटर पर, टिल्लू ताजपुरिया तिहाड़ में मरा था, नहीं कोई और दुजाना या क्या नाम, मैं नाम सॉरी आतंकियों का नाम मुझे याद नहीं रहता, जिसका मतलब अभी गाजियाबाद नोएडा में जिसकी इनकाउंटर हुई, मैं उसकी बात कर रहा हूं। जिस मेरठ के आतंकी का इनकाउंटर उत्तर प्रदेश के एटीएस ने इस मेरठ जोन में किया, उस पर किसी ने कोई बवाल सवाल नहीं किया क्योंकि वो हिंदू था।
तो क्या आतंकियों का हिंदू और मुसलमान होना और हिंदू मुसलमान के रूप में देख करके विरोध करना अब भारत का सगल बन गया है? क्योंकि मैं हर आदमी को आतंकी तो नहीं कह सकता कि भाई हर आदमी को मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाला भी नहीं कह सकता। माना कि वोट के लालच में कुछ लोग राजनीतिक नफा नुकसान को देखते हुए आतंक में धर्म ढूंढ लेते हैं या धर्म में आतंक ढूंढ लेते हैं, लेकिन वो लोग जैसे पत्रकार हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिन्हें चुनाव नहीं लड़ना है, उनमें से भी तो किसी ने कोई विरोध नहीं किया। तिहाड़ जेल में 2 बदमाशी गैंगवार में एक आदमी की नुकीली हथियार से गोद करके हत्या कर दी गई। उसका वीडियो समाचार चैनलों पर आ गया, सोशल मीडिया पर आ गया, लेकिन किसी ने इसको मॉब लिंचिंग का नाम नहीं दिया कि भाई अब इससे बड़ा मॉब लिंचिंग क्या होता है। तमिलनाडु आर्म फोर्स की सुरक्षा तिहाड़ जेल में है, तिहाड़ प्रशासन है, दिल्ली पुलिस की सुरक्षा है, डीएपी की सुरक्षा है। यह सब भारतीय जनता पार्टी के लिए विरोध करने का बड़ा बढ़िया माध्यम है, लेकिन फिर भी किसी ने उसमें मॉब लिंचिंग नहीं जोड़ा, क्योंकि मरने वाला हिंदू था और मारने वाला भी हिंदू था। मतलब अगर मरने वाला जब तक मुसलमान न हो और अगर हिंदू भी हो तो कम से कम दलित, स्वर्ण और राजपूत और दलित वाला एंगल ना हो, तो फिर आपके लिए विरोध का कोई स्कोप नहीं बनता है। यही बात आज मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या मैं यह क्यों न कहूं कि मेरा पूरा समाज आतंकी हो गया है। मैं माफी नहीं मांगूंगा, नहीं इस बात पर अफसोस जाहिर करूंगा, क्योंकि ये समाज दोषी है जो समाज आतंकी को आतंकी कहने के पहले धर्म और जात देखती है। टीवी चैनल वालों को आतंकी कहूंगा क्योंकि वो टीवी डिबेट करने से पहले देख लेते हैं कि दलित लड़की का क्षत्रिय लड़के ने अगर बलात्कार करके मारा है तो इसमें स्कोप बनता है। सैटेलाइट चैनल से लेकर के क्रेन का कैमरा से लेकर के हैंड की कैमरा तक शूटिंग की जा सकती है। मैं बात हाथरस की कर रहा हूं। हाथरस में एक एंगल बनाया गया कि एक दलित लड़की को एक स्वर्ण लड़के ने मार दिया। हालांकि वो जांच का विषय था, वो लड़के उस वक्त नहीं थे, वो अलग है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, मामला कोर्ट में है और कोर्ट निर्णय कर रही है, तो मैं इस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन उस खबर को कवर करने के लिए ड्रोन कैमरा और क्रेन कैमरा से लेकर के हैंड फ्री कैमरा तक का इस्तेमाल समाचार चैनल ने किया, जिस तरह से फुटबॉल क्रिकेट का मैच होता है या सिनेमा की शूटिंग होती है। लेकिन वहीं जयपुर में एक मुस्लिम जमात के आवारा लड़कों ने एक हिंदू लड़की को ले जाकर के रात भर बलात्कार किया, लहूलुहान हालत में उसके दरवाजे को फेंक दिया। किसी ने कोने में भी यह चलाना उचित नहीं समझा। ना ही राजनीतिक दल ने कोई विरोध किया, ना सामाजिक लोगों ने विरोध किया, ना समाचार चैनलों पर डिबेट बना। तो क्या हिंदू लड़की अगर लहूलुहान हो रही है तो इसमें कोई डिबेट का स्कोप नहीं है? और अगर मुस्लिम लड़की लहूलुहान हो रही है या हल्की फुल्की डेंट भी पड़ रही है तो वो बहुत बड़ा मुद्दा है। तो मैं समाज को, पूरे चैनल वालों को, पूरे राजनीतिक दल को, पूरे प्रशासन को आतंकी क्यों न कहूं, हमको बता दीजिएगा। जैसे आप समझा देंगे और समझाने में सफल हो जाएंगे, मैं अपना शब्द वापस ले लूंगा। और जो सजा सार्वजनिक तौर पर सबको आतंकी कहने के होगा, वो सब भुगतने के लिए सहर्ष तैयार रहूंगा। लेकिन बात बिल्कुल ईमानदारी से और कानून सम्मत आपको देना पड़ेगा। किसी भी यूट्यूब पर, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, मेन मीडिया पर, कहीं भी हमने मेरठ में जोन में मारे गए बदमाश के इनकाउंटर पर शोर मचाते नहीं देखा। अतीक अहमद के इनकाउंटर पर शोर दुनिया मचाई, पुलिस को उसकी जिम्मेवारी दी, जबकि लोगों ने यह भी नहीं सोचा कि अतीक अहमद का इनकाउंटर में जो 3 लोग शामिल हुए हैं उनका अतीक से कोई मतलब नहीं है। मतलब आदमी किसी का सरेआम गोली क्यों मारता है? 3 आदमी मारता है, जैसे अभी उत्तर प्रदेश की पुलिस मार रही है एटीएस वाली, क्योंकि वो बदमाश है, कानून के झमेले में ना पढ़ करके सीधे सजा देने का काम करे, क्योंकि वो लोग कानून को मैनेज कर लेते हैं। ये अतीक अहमद, ये अफजाल अंसारी, ये जो गुंडा बदमाश लोग होते हैं, इनको पुलिस डर के मारे इनके विरुद्ध सबूत नहीं जुटाती, गवाह डर के मारे कोर्ट में गवाही नहीं देते, और अगर सब कुछ होता है तो जज डर के मारे केस नहीं सुनते। हमें याद रखना चाहिए कि अंसारी बंधु का केस लेने से मना कर देते थे।
अतीक अहमद का प्रयागराज में कोई भी कोर्ट सुनने को तैयार नहीं थी, कहते नहीं मेरे अदालत में मत ले आओ। इस तरह की स्थिति में पुलिस को यह लगता है कि भाई कोर्ट में अगर गवाही नहीं होगी, कोर्ट में बढ़िया से प्रोसीडिंग नहीं होगी तो ये छूट जाएंगे, इससे बढ़िया इनको यहीं से रसातल भेजो, मिट्टी में मिला दो। और वो ठीक भी है, क्योंकि सजा तो देना है। अगर कोर्ट किसी कारण से सजा देने में अक्षम है, इनके दबाव में, इनके गुंडे के प्रभाव में, तो उनको सजा देना जायज भी बनता है। इसीलिए एटीएस और इनकाउंटर सेल का स्थापना हुआ था। सुनियोजित षड्यंत्रकारी आतंकी गतिविधियों में शामिल माफियाओं को खत्म करने का यह आसान व्यवस्था है। दूसरा आदमी मारता है आवेश में, अभी हमारे और आप में झगड़ा हो गया, हमारे पास हथियार था, हमने निकाल कर मार दिया, या आपके पास हथियार था, मार दिया। और तीसरा आदमी सोच समझ करके मारता है कि आपने मेरा जमीन कब्जा किया है, मेरे बेटी बहन को छेड़ा है, मेरे को परेशान किया है, आपने मेरा नुकसान किया है, जहां मौका मिलेगा हम बदला लेंगे। तो इन तीनों चीजें उन तीनों लड़कों पर लागू नहीं होती जिन्होंने पूरे पुलिस संरक्षण में, पुलिस के सुरक्षा में गोली मारा, एकदम कनपट्टी पे सटा करके। ना तो वो इनकाउंटर सेल के लोग थे जो वो कानून से बचने के आशंका में उनको गोली मारे, ना ही और अतीक अहमद और उनमें कोई अटेंडम कहा सुनी हो गई और उनके पास हथियार था वो मार दिए, और ना ही उन तीनों का कोई निजी राइवल था उसे, मतलब उनके बहन बेटियों को कोई छेड़छाड़ नहीं था, क्योंकि कोई प्रयागराज और आसपास का नहीं था। और वो जहां जहां के थे वहां अतीक अहमद गया भी नहीं था कभी, और ना ये लोग वहां गए थे कि कहीं कोई हो, ना ही उनका जर जमीन कोई किसी तरह का अतीक ने कब्जा किया था। मतलब कि उन लड़कों का और अतीक का कोई संबंध, कोई आमना सामना, कोई मेल मुलाकात नहीं थी। दूसरा कि वो जिन लड़कों की घर की स्थिति, फाइनेंशियल स्थिति और सामाजिक स्थिति है, वो यह बताती है कि वो उत्तर प्रदेश की गली में मिलने वाले तमंचा खरीदने की हैसियत तो थी नहीं इनकी। तो ये इतना महंगा कई लाख रुपए का स्वचलित रिवॉल्वर, पिस्टल, अग्नेयास्त्र कहां से ले लिए? मतलब कि कोई आदमी अतीक से भी बड़ा साजिश करने वाला, कोई सशक्त मजबूत आदमी, इतनी मजबूत सुरक्षा व्यवस्था में उन लड़कों के द्वारा यह कांड करवाया है। मतलब अपराधी वो लड़के तो थे ही थे, हैं ही हैं, वो उससे बड़ा अपराधी है जिन्होंने उनके हाथ में बंदूक दिया। इतनी डीप बात कोई नहीं पूछ रहा है, सीधे योगी के फेलियर पर चिल्ला रहे हैं। लेकिन वही जो मेरठ में मारा गया उस पर नहीं कोई सवाल हो रहा है। यह प्रश्न तो बनता है आपसे पूछने के लिए। इसके पहले भी पहलू खान की हत्या हो जाती है, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, ये सब के सब लोग गुलाठी मारते हुए पॉलिटिकल पर्यटन करने के लिए पहलू खान के घर चले गए। उसी वक्त दिल्ली में एक लड़के को मुस्लिम परिवार ने काट दिया इसलिए कि आप मेरे लड़की से प्यार करते थे। उस पर कहीं किसी ने कोई स्टेटमेंट पास नहीं किया, नहीं वहां कोई जाना चाहा। इन सब प्रश्न का जवाब मैं कई लोगों से पूछता हूं, आज तक कोई नहीं दे पाता है। मैं आपसे हाथ जोड़ कर प्रयत्न करता हूं, आप जरूर मेरे को बताइएगा। कई आदमी कहता है, जैसे कई लोगों से पूछता हूं, मेरा कई दोस्त मित्र बोला भैया आप फेसबुक देखेंगे ना तो आपको नहीं मिलेगा, जमीन पर आइए। तो भाई साहब फेसबुक पर और यूट्यूब पर और ट्विटर पर अतीक अहमद के इनकाउंटर का विरोध हो रहा है, समाचार चैनलों पर आ रहा है, संसद में चुना हुआ संसद सदस्य उसमें सरकार का फेलियर देख रहा है। और सरकार का फेलियर मैं भी देख रहा हूं कि भाई पुलिस सुरक्षा में अगर किसी को मार दिया जाता है तो ये सरकार का फेलियर है। लेकिन यह विचार मैं तो कर सकता हूं, सोच समझ रखने वाला आदमी हूं, कि भाई इतनी सुरक्षा में इतना बड़ा कांड करने वाला आदमी कोई बहुत बड़ा संगठित अपराध करने वाला ही आतंकी और माफिया होगा, क्योंकि उन बच्चों के बस की बात नहीं थी इतना बड़ा जुगाड़ लगाने का, इतना बड़ा व्यवस्था करने का। क्योंकि वो 3 लड़के रैंडम पैराशूट से तो आए नहीं, उनको साधन उपलब्ध कराया गया होगा, उनको होटल में ठहराया गया होगा, उनके हाथ में मोबाइल दी गई होगी, उनके हाथ में पिस्टल दी गई होगी, उनके आने जाने रहने सहने का खाना व्यवस्था दिया गया होगा। आर्थिक स्थिति, उनके घर की स्थिति वो नहीं थी कि वो बस में भाड़ा कटा के आ सकते थे। तो ये कहां से आए, कैसे आए, इन सब विषय पर आप लोग जरूर विचार करिएगा। नहीं तो हम तो विचार कर चुके हैं और ये मान चुके हैं कि हमारे देश में आजादी के पहले से साजिश करके हिंदुओं को आपस में इतना ज्यादा लड़वा दिया गया है ताकि हिंदू कभी एक ना हो, और मुसलमान को एक छत्र रखा गया है ताकि मुसलमान एक हो और इस देश के टुकड़े टुकड़े हों। और जो लोग विदेशी शक्तियों से पैसा लेते हैं, जो लोग विदेशी शक्तियों से उत्कोच और व्यवस्था लेते हैं, उन लोगों की मंशा पूरी हो
और हमारे पड़ोसी मुल्क का गजबा हिंद का सपना साकार। और अगर ऐसा नहीं है तो आखिर क्यों ऐसा है कि हमारे देश के संविधान बनाने वालों ने हिंदू मैरिज एक्ट बनाया, मुस्लिम मैरिज एक्ट नहीं बनाया। उनका कहना है कि भाई पवित्र कुरान में ये नहीं लिखा है, तो हमारे रामायण में तो बाकायदे 4-4 शादी का वर्णन है, 5-5 ब्याह का वर्णन है। हम रामायण और महाभारत 2 ग्रंथों को मान लें, गीता और रामायण 2 पावन पवित्र ग्रंथ हैं। वेद उपनिषद को हम बाद में चर्चा करेंगे, जो प्रचलित होंगे। वेद उपनिषद आमतौर पर सब लोग पढ़ते नहीं है, लोग जानते नहीं है, तो मैं कुछ उसमें से बताऊंगा तो लोगों को समझ नहीं आएगी। बट टीवी की कृपा से महाभारत में और टीवी पर प्रसारण से और रामायण का टीवी पर प्रसारण से कुछ लोग तो जान गए होंगे, तो टीवी में ही बात बता देते हैं। राजा दशरथ, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम के पूज्य पिताजी राजा दशरथ की 3 रानियां थी, तो 3 रानियां का व्यवस्था तो था। भगवान कृष्ण की 108 पट रानियां थी, द्रौपदी ने 5 शादी की थी। तो हमारे धर्म ग्रंथ में तो कई शादियां लिखा हुआ है। हमारे धर्म ग्रंथ में कहाँ लिखा हो? तो आप हमारे धर्म ग्रंथ का अपमान करेंगे और मुस्लिम धर्म ग्रंथ का सम्मान करेंगे, ये कहाँ लिखा हुआ है? मतलब शुरू से साजिश रची गई है। उसके बाद हमारे किसी भी धर्म ग्रंथ में किसी तरह का छुआछूत कहीं नहीं वर्णित है, कहीं लिखा ही नहीं। हम रामायण काल में आते हैं, क्योंकि महाभारत से पहले रामायण है, तो सवरी की जूठी बैर भगवान राम खाए हैं। इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता कि एक दलित जंगली आदिवासी वनवासी महिला का जूठा बैर को भगवान राम खाए। और ये नहीं कहे कि मैं चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ का पुत्र राजकुमार राम हूं, जो कल को राजा राम बनूंगा, और उसको तुमने जूठा बैर दे दिया, तेरे को अभी जेल डालूंगा। ऐसा उन्होंने नहीं कहा, बड़ा प्यार से उनका जूठा बैर खाए। निषाद राज के साथ गुरुकुल में पढ़ाई किए और उनको अपना मित्र बनाए। छुआछूत वहां कहीं नहीं था। नल, नील, गंधर्व, बानर, रीछ से दोस्ती किया। मतलब इंसान मवेशी में पंछी तक गरुड़ राज से दोस्ती। मतलब किसी तरह की कोई भेदभाव हमारे रामायण में नहीं लिखी हुई है, लेकिन आप लोगों ने उसमें से भेद ढूंढ के निकाल करके और आगे चल करके उसमें दुराव करवा दिया, ताकि आपकी रोटी सेकी जा सके। उसके बाद धर्म का एंगल जहां आता है, अगर कोई पहलू खान मरता है तो पूरा पर्यटन हो जाता है, और अगर कोई पवन शर्मा मरता है, कमलेश शर्मा मरता है, तो कहीं कोई चर्चा नहीं होती। विचार जरूर करिएगा, क्योंकि इससे आतंकी पूरा समाज घोषित हो रहा है, संदेह पूरा समाज पर हो रहा है। और अगर मैं गलत संदेह कर रहा हूं तो मुझे बताइएगा जरूर, मैं माफी मांगूंगा, और अगर कोई सजा होगी तो सजा स्वीकार करूंगा। लेकिन बताने में बिल्कुल ईमानदारी होनी चाहिए और न्याय संगत और तर्क संगत होना चाहिए। तब तक आप सबको सादर प्रणाम। जय भारत महान, जय भारत का संविधान।